Hello everyone, this is Rajat Agrawal and we are going to talk about everything about tax on presumptive basis. Okay, so सबसे पहला सवाल कि presumptive income क्यों आई? What do you mean by presumptive income? Presumptive income लाने का क्या मकसद था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का? तो presumptive income लाने का पहला मकसद, चलो why presumptive income? Let's start with why presumptive income. एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंट इनकम. 44 AD के बारे में हम अभी बात करेंगे. 44 AD की ADA और ADA के साथ साथ 44 AE के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे. तो 44 AD सबसे पहले प्रिजम्पटिव इनकम का बेसिस क्या था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रिजम्पटिव इनकम क्यों लाया, उसका मकसद क्या था? तो होता क्या था कि ओल्ड प्रोविजन में यानी ओल्ड टाइम में सबसे पहले क्या करते थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था कि टोटल रेवेन्यू जो भी है उसमें से आप लेस कर दोगे. क्या लेस कर दोगे? एक्सपेंसेस जितने भी है वो आप लेस कर दोगे. उसके बाद जो भी बची वो आपकी टोटल बिजनेस इनकम मानी जाएगी. क्या मानी जाएगी? टोटल बिजनेस इनकम मानी जाएगी. तो मतलब ये कि आपको एक्सपेंस की बिल भी अवेयर ने, मतलब ये कि आपको एक्सपेंस की बिल भी अवेयर ने और रेवेन्यू की बिल भी अवेयर ने. मतलब रेवेन्यू की बिल तो सेल्स के हिसाब से मानी जाएगी, लेकिन एक्सपेंस का क्या किया जाए? एक्सपेंस का क्या किया जाए? तो इस चक्कर में फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला कि हमको आपको यानी छोटे टैक्स पेयर को रिलीफ देने के लिए हम कुछ स्कीम लाएंगे. तो स्कीम लाएंगे लेकिन जब तक स्कीम लाए तब तक तो यही था टोटल रेवेन्यू हमारा एक्सपेंस किया टोटल. तो फिर क्या हुआ कि छोटे टैक्स पेयर वो चलते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गए कि सर हमारे को कुछ रिलीफ तो दो, हम क्या क्या मेंटेन करें, अकाउंट्स भी ऑडिट कराएं, सारे कुछ मेंटेन करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने लिए नया प्रोविज़न लाया कि इन छोटे डिपार्टमेंट छोटे टैक्स पेयर यानी जिनकी टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से कम है. वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है हम आपको बताएंगे बिल्कुल आगे प्रोविज़न के साथ. नहीं अभी बताता हूँ. 2 करोड़, वो 2 करोड़ लिमिट है. तो आगे प्रोविज़न के साथ साथ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा. वो जो एक सर्टेन लिमिट तक टर्नओवर है उन बिजनेस वालों को हम रिलीफ देते हैं. किससे रिलीफ देते हैं? रिलीफ देते हैं कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे एक लिमिट तक. यानी अगर उनकी टर्नओवर 2 करोड़ तक, जो लिमिट है वो 2 करोड़ की, 2 करोड़ तक है, तो आपको सीधा 6% या 8% की रेट से, टर्नओवर की रेट से सीधा आपको इनकम डिक्लेरेशन का प्रोविज़न यानी एक आपको रिलीफ दी जाती है. ये सिर्फ उन्हीं टर्नओवर वालों के लिए जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ से कम है. समझ रहे हैं? ठीक है, चलो तो हम पढ़ लेते. ये जो मैंने खोल रखा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही नोटिफिकेशन है. 16 पेज का नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें इसमें डिक्लेयर है. हम पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से डीप में जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ 44 AD के बारे में ही पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद. तो सबसे पहले टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम द टीडीएस जॉब, यानी थकान वाला जॉब, ताकि मेंटेनेंस बुक्स और क्या क्या एक एक चीज़ नहीं अवेरी जाए. इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 44 AD, ADA और AE को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के नाम से लॉन्च किया. ठीक है, उसके बाद पहले क्या होता था? जब पहले ज़माने में क्या होता था कि जब ये प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं आया था तो उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता था कि अ पर्सन एंगेज इन बिजनेस और की प्रोफेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फर्दर ही हैज टू गेट अकाउंट ऑडिटेड. तो टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर फ्रॉम द टेडियस वर्क द इनकम टैक्स हैज फ्रेम्ड, यानी इन्होंने बनाया है क्या बनाया? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया है 44 AD, 44 AD और AE की रूप में. ठीक है, अ पर्सन अडॉप्टिंग द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम कैन डिक्लेयर इनकम at a prescribed rate and in turn is relieved from tedious job of maintenance books of account and also getting the accounts audited. तो इसके लिए उन्होंने 2 नहीं 3 प्रिजम्पटिव इनकम टैक्सेशन स्कीम एज गिवन बिलो 44 AD बनाई है, 44 ADA बनाया है, 44 AE बनाई है. तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 44 AD. So let's start with व्हाट डू यू मीन बाय 44 AD, किसके लिए, क्या है क्या नहीं. तो चलो
अच्छे से पढ़ते हैं, पूरा का पूरा समझने की कोशिश करते हैं। 44 AD किसके लिए है? वाई 44 AD क्यों करी? टू इम्प्लीमेंट रिलीफ प्रोविजन टू द स्मॉल टैक्स पेयर। ठीक है, अब दूसरा सवाल, फॉर होम द प्रेजेंट टैक्सेशन स्कीम सेक्शन 44 AD इज डिजाइंड। किसके लिए 44 AD डिजाइन की गई? तो ध्यान से सुनना, 44 AD सब के लिए, टू गिव रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर एंगेज इन एनी बिजनेस। ध्यान से, एनी बिजनेस, किसी भी एक्सेप्ट बिजनेस विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 AE, जिनको 44 AE में है डिफाइन किया गया, उनके लिए 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ रहे हैं? जिनको 44 AE में डिफाइन किया गया है उनके लिए 44 AD एप्लीकेबल नहीं होगा। 44 AD में एनी बिजनेस आएगा। चलो, 44 AD में क्या आएगा? 44 AD में एनी बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस एक्सेप्ट, चलो एक्सेप्ट को अलग कलर से लिखता हूं, एक्सेप्ट पहला जो 44 AE में बिजनेस स्पेसिफाइड किए हैं, ठीक है, तो 44 AE में दूसरा लिखते जाओ सब, जिन पे ऑडिट एप्लीकेबल है, हु इज लाइबल फॉर ऑडिट, और तीसरा जो 44 ADA में है क्योंकि वो प्रोफेशन में है, बिजनेस नहीं मैं प्रोफेशन लिखूंगा यहाँ, जो 44 ADA के प्रोफेशन में है, ओके, उन सब के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। द नेक्स्ट, अगला सवाल सर आपका आया कि सर अगर इन सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है तो क्या ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है? तो मैं बताऊंगा उसका आंसर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD कैन बी अडॉप्टेड बाय फॉलोइंग पर्सन। कौन ले सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल ले सकता है, HUF ले सकता है, और पार्टनरशिप फर्म। पर पार्टनरशिप फर्म में सर LLP भी ले सकती नहीं, LLP नहीं ले सकती है, LLP एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब ये हुआ कि द स्कीम कैन नॉट बी अडॉप्टेड बाय नॉन रेसिडेंट एंड बाय एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, HUF एंड पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट इंक्लूड LLP फॉर दिस प्रोविजन। ओके, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 44 AD के लिए क्या क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल है और क्या क्या प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 44 AD में कौन कौन से प्रोविज़न आते हैं, कौन कौन से प्रोविज़न नहीं आते। आओ देखते हैं। सो द थिंग इज, बिजनेस डज नॉट covered under the presumptive taxation scheme of section 44 AD। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन से बिजनेस को आप देंगे, तो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहला 44 AE, जो बिजनेस 44 AE में स्पेसिफाइड किए गए हैं उनको नहीं लेंगे। कैरिंग एनी एजेंसी बिजनेस, अच्छा ये इसके अलावा उन्होंने सब मैंने आपको बताया 44 AE में नहीं लेंगे, एजेंसी बिजनेस में लेंगे। प्लस ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। जिस तरह का कमीशन और ब्रोकरेज का अगर किसी भी बिजनेस का नेचर है तो उसके लिए 44 AD की स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। तो आप पूछेंगे सर इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है ना? हाँ, इंश्योरेंस में कमीशन मिलता है, तो उसके लिए क्या 44 AD ले सकते हैं? तो द आंसर इज नो, नॉट अवेलेबल। ठीक है, इसके लिए ये दिखाया भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तो हमने उसका जवाब पहले ही दे दिया। एन इंश्योरेंस एजेंट कैन नॉट अडॉप्ट द प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम ऑफ सेक्शन 44 AD। अ पर्सन एंगेज इन प्रोफेशन प्रिस्क्राइब 44 AA कैन नॉट अडॉप्ट, क्योंकि उसके लिए ADA है। ठीक है, और 44 AA में आ रहा है तो उसके लिए वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस जरूरी हो गया है। Now we move to that. A person engaged in a profession prescribed under section 44 AA cannot adopt presumptive taxation scheme under section 44 AD.
तो सर इसके लिमिट के बारे में बात करें, 44AD प्रोविजन कहता क्या? 44AD प्रोविजन जो है वो ये बोलता है कि एज पर सेक्शन 44AD पर्सन जिसकी ग्रोस रिसिप्ट यानी टोटल टर्नओवर या ग्रोस रिसिप्ट में कहूँ 2 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अ पर्सन whose turnover or gross receipt does not exceed 2 crore rupees, वही इसके लिए एलिजिबल होगा, या तो उसका टर्नओवर या फिर ग्रोस रिसिप्ट। ठीक है। अगर सर जो 44AD नहीं लेता उसके लिए कैसे करेंगे? जनरली मैंने आपको बताया कि कैसे करते थे। पहले ही हमने बात करी कि टर्नओवर टोटल टर्नओवर हमने ले लिया, उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हमने लेस कर लिए, जो बचाओ टोटल बिजनेस इनकम आएगी। तो टोटल बिजनेस इनकम वो उसकी टोटल बिजनेस इनकम हो जाएगी। लेकिन हम 44AD में कैसे काउंट करेंगे? 44AD में नहीं होगा तो कैसे काउंट करेंगे? तो हमने बात जो जनरल जो रूल है वो 44AD को ऑप्ट नहीं करते हैं उनके लिए। जो 44AD को ऑप्ट करेंगे उनके लिए सिंपल सा है कि जो भी टोटल टर्नओवर का होगा, जस्ट मिनट, कि मैनर ऑफ कंप्यूटेशन क्या रहेगा। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन आपको क्या करना है, जितना भी टोटल टर्नओवर जो रहेगा उससे मल्टीप्लाई बाय 6% करना है। ये आपकी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन ये 6% का केस अलग है। 6% जब होगा जब सारा पेमेंट आपको बैंक से मिल रहेगा, ECS एंड बैंकिंग मोड। लेकिन सर सारा पेमेंट सारी सेल बैंकिंग मोड से नहीं है, तो ये आपका जो 6% है ये कन्वर्ट होके 8% हो जाएगा। ठीक है। अलग लिखूं? चलो अलग लिख देता हूँ। %8 इन कैश मोड। ठीक है। यही सब उन्होंने लिखा है। चल आगे बढ़ते हैं। The manner of computation taxable business income in case of a person adopting the presumptive taxation scheme of section 44AD। सर एग्जाम्पल लो, इसमें एग्जाम्पल चाहिए क्या? चलो एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला है कि अक्सर आप एग्जाम्पल के साथ समझाते तो अच्छा लगता है। चलो एग्जाम्पल, टोटल टर्नओवर अगर है मेरी मान लो 10 लाख, तो मेरा प्रॉफिट एज पर दिस ऑप्शन क्या हो सकता है? मैक्सिमम 8% के हिसाब से मान लूँ मैं, 8% ऑफ 10 लाख, राइट। तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा 80,000। तो अब आपके पास क्वेश्चन आ गया, तो क्या सर मेरा प्रॉफिट अगर वास्तव में ज़्यादा और मैं ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहूँ तो क्या ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज ये कि आप ज़्यादा डिक्लेयर कर सकते हो। तो प्रोविज़न क्या हो गया? द कंक्लूजन ऑफ प्रोविज़न क्या हो गया? कंक्लूजन क्या हो गया? कंक्लूजन ये हुआ हमारा कि आपके पास, लुक एट हियर 8% या 6% ऑफ टर्नओवर और एक्चुअल प्रॉफिट, whichever is higher will be the income from PGBP. Got it? Will be the income from PGBP. The presumptive income computed as per prescribed rate is the final income and no further expense will be allowed or disallowed। तो मतलब ये है कि अब अगर सीधा ही 6% 8% लोगे तो आपको अलग से किसी भी तरह के कोई एक्सपेंसिव उस 6% में से अलाउ नहीं होंगे किसी भी तरह से, राइट।
गॉट इट। लेकिन जैसे मान लो डेप्रिसिएशन एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हम बिना एग्जाम्पल के बात ही नहीं करते। 80,000 का प्रॉफिट आपने डिक्लेयर कर लिया, इसके बाद आपका 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो क्या सर मैं 10,000 माइनस करके 70,000 प्रॉफिट बता दूं क्या? द आंसर विल बी रॉन्ग, ऐसा आप नहीं कर सकते। योर प्रॉफिट विल बी ओनली ऑन दिस विल बी योर प्रॉफिट ओनली, राइट। तो इसके बाद आपका एक और सवाल आता है कि सर अगर अपन ऐसा नहीं कर सकते तो क्या मुझे, जब मैं डेप्रिसिएशन में जब कैलकुलेट करता हूँ मेरी ओपनिंग वैल्यू डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और यहाँ पे आई मेरी क्लोजिंग वैल्यू, तो जब मुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा तो ये मेरा मान लो 1 लाख की थी ओपनिंग वैल्यू, 10,000 मेरा डेप्रिसिएशन आया, तो जब मैं ये नहीं ले रहा तो यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू क्या मेरी 1 लाख ही लेगी? तो आंसर इज नो, गलत है। आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है उसमें अलग से, लेकिन जो आपने जो प्रॉफिट बताया है ऐसा मान लिया गया है कि आपने उसमें डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया गया है, इसलिए आपको यहाँ क्लोजिंग वैल्यू तो वही लेनी पड़ेगी जो एक्चुअल में होनी चाहिए। यानी आपको यहाँ क्लोजिंग वैल्यू ये 10,000 लिख के आपको यहाँ क्लोजिंग वैल्यू 90,000 बतानी ही पड़ेगी। क्लियर है क्या? ओके चलो, तो इसमें छोटे टैक्स पेयर को फ़ायदा ये हुआ कि आपको इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की अलग से नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस टैक्स की बात है क्या सर? इसमें एडवांस टैक्स बिल्कुल आपको, एडवांस टैक्स की बात है तो एडवांस टैक्स भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, जिससे कि आप बिजनेस में कर रहे हैं। आपको 15 मार्च तक सारे के सारे एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना पड़ेगा, या फिर मैक्स टू मैक्स 31 मार्च तक, 31 मार्च तक whole of the advance tax should be paid। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Presumptive provisions to be applied if a person does not opt out for taxation scheme 6.8%। अगर सर इसमें अगर हम 44AD ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं, हमारे पास ऑप्शन, हमारी टर्नओवर सर, हमारी टर्नओवर है, मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, सर हमारी टर्नओवर है, एग्जांपल मान लीजिए हमारी टर्नओवर है 1 2 3 4 5 10 लाख रुपए ओनली, और हमारा मान लो प्रॉफिट जा रहा है 2 लाख 3 4 5। हम 44AD ऑप्ट नहीं करना चाहते। 44AD वैसे तो आराम से इस केस में 44AD ऑप्शन ऑप्ट हो जाएगा, लेकिन चलो तो यहाँ तो 44AD जो, लेकिन मान लो एक चलो मैं हटा दूँ, 20,000 का मेरा प्रॉफिट है, 10 लाख की सेल है, 20 जगह मेरा प्रॉफिट है। 44AD ऑप्ट नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे? आपको 44AA में जाना पड़ेगा, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, अगर आपकी सिर्फ यही एक इनकम आ रही है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम बेसिक्स से ज़्यादा जाती है तो आपको ऑडिट करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये ऐसे a person can declare income at lower rate, that is at less than 6% and 8%. However, if he does so, his income exceed the maximum amount which is not subjected to 2.5 lakh, ठीक है, then he is required to maintain the books of account as per the provision of section 44A and has to get accounts audited as per section 44AB। ओके, यही हमने पढ़ा है। चलो, now move to the next। अभी क्या हुआ कि एक नया उन्होंने प्रोविज़न निकाला। चलो, ये अच्छा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तुम्हारी तस्वीर, चलो एग्जाम्पल, ये प्रोविज़न कुछ ऐसे मैं एग्जाम्पल का समझाऊंगा। जैसे मान लो असेसमेंट ईयर 2021-22, आप इसमें जो है ऑप्शन ऑफ 44AD, ये काम 20-21 कर लो, आपका 20-21 44AD आपने पुट किया, आपने लिया, और असेसमेंट ईयर 2021-22 में आपने ऑप्शन को पुट नहीं किया, आप आउट हो गए इस ऑप्शन से।
तो प्रोविज़न क्या बोलता है? प्रोविज़न ये कहता है कि यू विल, मतलब द एसएससी have to maintain books of accounts for the next 5 year। मतलब ये कि आप 5 साल तक 44 एडी का ऑप्शन चूज नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन टिल असेसमेंट ईयर। अब 21-22 में आउट किया ना, तो 22-23 भी नहीं चूज कर सकते, 23-24 भी आप नहीं ले सकते, 24-25 भी नहीं ले सकते, 25-26 भी नहीं ले सकते, और 26-27 भी नहीं ले सकते। ठीक है, वी विल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 assessment year. Further, he is required to keep and maintain books of accounts, and he is liable for tax audit as per section 44AB from the assessment year in which he opts out from the presumptive taxation scheme if his total income exceeds 2,50,000। ओके, चलो आगे बढ़ें। वैसे 44 एडी के सारे प्रोविजन कवर हो चुके, तो अब हम मूव करेंगे 44 ADA में, लेकिन इसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, थैंक यू फॉर टुडे। कोई भी चीज़ क्वेरी हो तो प्लीज़ डू कमेंट्स, और आपको चाहिए तो मैं आपको अपने नंबर भी मेंशन कर दूँगा, प्लीज़ पूछिए। और कुछ सजेशन हो मेरी वीडियो के रिगार्डिंग तो हिचकिचाइए नहीं, वो भी आप लिखिए। थैंक यू।